नमस्कार। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज जो है हम संविधान के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज जो है हम इस संविधान की टोटल हमारी 15 क्लासें हो गई हैं और आज आप इसकी 16वें नंबर की क्लास पढ़ने वाले हैं और जिसमें हम पढ़ रहे हैं नागरिकता के बारे में। बताइए किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। नागरिकता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज जो है हमारा नागरिकता का पार्ट 2 रहेगा। पिछली क्लास में हमने नागरिकता के बारे में जाना था कि नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है ना। और नागरिकता अगर किसी व्यक्ति को भारत की पानी है तो उसके पास कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, इन सब के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि नागरिकता में अभी तक 6 बार संशोधन हुआ है और नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार केवल किसको है, आपकी गृह सरकार, केंद्र सरकार, या इसको हम संसद कहते हैं। संसद ही नागरिकता से संबंधित आपके कानून बनाती है। अब सब लोग आप लोग जुड़ जाए, आज बहुत ही शानदार तरीके से आपकी क्लास होने वाली है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इस वीडियो की लिंक को सभी लोगों को शेयर कर देना है जिससे कि सब लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। आइए मेरे प्यारे साथियों, हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज जो है इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, तो आप हेडिंग डाल लीजिए। आज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप लिख लीजिए नागरिकता संशोधन अधिनियम। क्या लिखना है आपको, तो आप लिख लीजिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। क्या पढ़ने वाले हैं अपन आज। आज हमारा टॉपिक है क्या, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसके बारे में जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसको एक और किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है नागरिकता संशोधन अधिनियम को ही एक शॉर्ट नाम है इसका CAA 2019 के नाम से जाना जाता है। CAA का फुल फॉर्म क्या है आपका, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या नाम बोलते हैं इसको, इसको ही बोला जाता है क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के नाम से भी जाना जाता है। अब ये लाया क्यों गया था, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो ये लाया गया था आपका, तो ये लाया गया था कि भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए, संशोधन करने के लिए, तो ये आपको याद रखना है। इसको क्यों लाया गया था, तो आप बताएंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए लाया गया था। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि जी आया कब था, है ना, कब आया, कब इसको लोकसभा ने मंजूरी दी, कब इसको राज्यसभा ने मंजूरी दी, है ना, अब कब इसको राष्ट्रपति जी ने अपनी मंजूरी दे दी। तो हमें याद रखना है कि देखो मेरे प्यारे साथियों, जो CAA है इसको हमेशा याद रख, कोई भी विधेयक, कोई भी प्रस्ताव जब लोकसभा में जाता है तो वो एक विधेयक के रूप में जाता है। तो याद रखना इस विधेयक को लोकसभा ने, किसने सबसे पहले कहा जाता है आपका, तो आप बताएंगे प्रस्ताव हमेशा पहले लोकसभा, क्योंकि ये निम्न सदन होता है। लोकसभा को ही हम क्या बोलते हैं या आपका, तो हम इसको बोलते हैं निम्न सदन, है ना। लोकसभा ने कब मंजूरी दी इसको, तो आप बताएंगे लोकसभा ने मंजूरी दी थी इसको कब, तो आप लिख लीजिए इसमें लोकसभा ने इसको मंजूरी दी थी 10 दिसंबर 2019 को। कब दी थी आपकी, तो आपको याद रखना लोकसभा में इसको कब मंजूरी दी गई थी, तो आपको तारीख इसकी याद रखना कौन सी है आपकी, तो तारीख है आपकी 10 दिसंबर 2019 को। अब बात आती है कि इसको राज्यसभा ने कब मंजूरी दी, तो आप लिख लीजिए राज्यसभा में कब आया जाए आपका, तो राज्यसभा यानी जिसको हम उच्च सदन कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है।
राज्यसभा में जे आया, राज्यसभा में जे आया था आपको कब? 11 दिसंबर 2019 को इसको पारित किया गया था, है ना। राज्यसभा में कब आया था आपका? तो आप बताएंगे 11 दिसंबर 2019 में इसको पारित कर दिया गया था। देखो पहले लोकसभा में आया, फिर कहाँ चला गया आपका? राज्यसभा में। अब आपको पता है दोनों सदनों ने इसको मंजूरी दे दी है। अब ये जो प्रस्ताव है ये पहुंचेगा आपके राष्ट्रपति जी के पास। तो याद रखना राष्ट्रपति जी ने इस पे अपनी कब हस्ताक्षर कर दिए थे? तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति जी ने इसको अपनी कब मंजूरी दी, है ना। तो राष्ट्रपति जी ने इस पे अपनी मंजूरी दी थी 12 जनवरी। याद रखना राष्ट्रपति जी ने इसको कब मंजूरी दी थी आपकी? तो आप लिख लेना राष्ट्रपति जी ने इसको जो मंजूरी दी है 12 दिसंबर, सॉरी कब दी थी आपकी? तो आप बताएंगे 12 दिसंबर 2019। 3 डेट याद रखना, 10, 11, 12। तीनों डेटों में आपका ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथी आपको याद रखना है ये लागू कब हुआ था? तो लागू करने की डेट भी याद रखना है आपको कि नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है ये लागू कब हुआ। क्योंकि आपको पता बनना अलग होता है, इसको कानून के तौर पर लागू कब किया गया था? तो यह जो कानून है यह लागू हुआ था आपका कब? 12 जनवरी। कब लागू हुआ था? तो उसके लागू करने की डेट भी लिख लीजिए आप। लागू हुआ था आपका कब? तो लागू हो गया था आपका, सॉरी लागू करने की डेट लिख लीजिए आप। तो लागू करने की जो इसकी डेट थी आपकी 10 जनवरी 2020। लागू कब हुआ आपका? 10 जनवरी 2020 को जो आपका पूरे भारत में एक कानून के रूप में, किसके रूप में आपके? एक जो है कानून के रूप में ये लागू हुआ। कानून के रूप में क्या हो गया था आपका? लागू हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि आपका जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है कब आया था आपका? तो आप बताएंगे क्यों आया था। पहले जी तो हमने बताया 1955 में संशोधन करने के लिए। लोकसभा में पारित हुआ 10 दिसंबर, राज्यसभा में आया 11 दिसंबर को, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए कब आपके? 12 दिसंबर को। फिर ये लागू हो गया था आपको कब? 10 जनवरी 2020 को ये लागू कर दिया गया था और कानून के तौर पर पूरे भारत में इसको लागू हो गया था आपका। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि जी था क्या? तो याद रखिए मेरे प्यारे साथियों कि जो आपका सीए था, सीएए 2019 था, ये क्यों लाया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों ये लाया गया था आपका, अब पहले इसका उद्देश्य क्या था? तो इसके द्वारा अवैध प्रवासी की परिभाषा में संशोधन किया गया था। क्या किया गया था? पहला पॉइंट लिख लीजिए आप, इसके द्वारा अवैध प्रवासी की परिभाषा में क्या किया गया था आपका? संशोधन किया गया। अब अवैध प्रवासी की परिभाषा में क्या संशोधन किया गया? तो अवैध प्रवासी किसे कहते हैं? कि जो व्यक्ति अवैध प्रवासी, लिख लीजिए आप, अवैध प्रवासी किसको कहते हैं? वह व्यक्ति लिखना आप कि वह व्यक्ति जो बिना वैध दस्तावेज के भारत में निवास कर रहा तो वह अवैध प्रवासी कहलाएगा। कैसा कहलाएगा आपका? अवैध प्रवासी कहलाएगा। वह व्यक्ति जो बिना वैध दस्तावेज के भारत में निवास कर रहा है तो वह कैसा कहलाएगा आपका? अवैध प्रवासी कहलाएगा। ठीक है ना। अब अवैध प्रवासी कहलाएगा जिसके जो डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपायर हो गए वो अवैध कहलाएगा। और क्या हुआ? अब इसमें जब संशोधन किया गया
तो संशोधन क्यों किया गया था वो भी आपको याद रखना, क्योंकि आपको पता है उस अभी 2016-17 के बाद जो है कुछ जो मुस्लिम कंट्रियां थी वहां पर अन्य धर्म के जो व्यक्ति थे उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, वहां से भगाया जा रहा था उनको, है ना। इसलिए ये आपका CAA 2019 आया था आपका। ये क्यों कितने देशों पर प्रभावी था तो याद रखना इसका उद्देश्य, इसका हम क्या पढ़ते हैं, उद्देश्य क्या था। इसका जो उद्देश्य था तो 6 धर्म, कितने धर्म थे आपके, 6 धर्म। कौन कौन से वो 6 धर्म थे उनके आपको नाम लिख लेना है। हिंदू, सिख, ईसाई, नाम लिखिए कौन कौन से थे आपके, हिंदू, सिख, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, और एक और थे आपके कौन से, पारसी। तो ये 6 धर्मों के नाम याद रखना आपको, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, है ना। ये तो जो थे आपके ये गैर मुस्लिम, इनको हम क्या कह सकते हैं, आपके गैर मुस्लिम लोगों को भारत में प्रवेश देना था, क्योंकि जो उनको उनके देश में प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको वहां से लाकर भारत शिफ्ट किया जा रहा था और उनको भारत की नागरिकता देना था हमें, इसलिए हमने ये संशोधन किया था, याद रखना। अब ये कहाँ से आ रहे थे आपके, तो 3 देश, कितने देश थे आपके, 3 देश थे। कौन कौन से थे आपके, तो आप लिख लीजिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। कौन कौन से देश थे आपके, तो आप बताएंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और एक और कौन सा था आपका, तो आप बताएंगे बांग्लादेश। के जो निवासी थे उनको भारत में नागरिकता देना था, इतना आपको याद रखना है। क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे साथियों। आपको बस कोई पूछे CAA 2019 क्या है तो आप बताएंगे कि सर पहले तो अवैध प्रवासी की परिभाषा में परिवर्तन किया गया, ठीक है। क्या हुआ उसमें कि वह व्यक्ति जो बिना वैध दस्तावेज के भारत में रह रहा है वो अवैध प्रवासी कहलाया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, तो याद रखना कि जो 6 धर्म के व्यक्ति हैं कौन कौन से, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इनको भारत में क्या देनी थी, नागरिकता देनी थी, इसलिए उसमें संशोधन हुआ। और ये कहाँ से आए थे आपके, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए थे आपके। अब बात करते और क्या हुआ आपको, तो इन पर जो है चल रही कार्यवाही को रोक दिया गया था, है ना। याद रखना इतने धर्म के जो व्यक्ति हैं इन पर चल रही दस्तावेज कार्यवाही इन पर चल रही दस्तावेज कार्यवाही पर प्रतिबंध लगा दिया था, कि उन्होंने कहा कि जो है बिना वैध दस्तावेज के भारत में रह रहा है वो अवैध प्रवासी, बिना नहीं, अब परिवर्तन है। अगर वे इतने धर्म के व्यक्ति यहाँ से आए हैं, अगर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं भी है तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, उनको भारत से बाहर नहीं निकाला जाएगा, इतना आपको याद रखना है। दूसरा क्या प्रावधान आया, दूसरा प्रावधान आया इसमें परिवर्तन किया गया था, किसमें, CAA 2019 में। और क्या परिवर्तन हुआ कि तो देशीकरण द्वारा, याद लिख दीजिए आप, किसके द्वारा, तो अपन बताएंगे यहीं पर कि देशीकरण द्वारा नागरिकता देने के में प्रावधान किया गया। देशीकरण द्वारा नागरिकता देने के प्रावधान में संशोधन। अब देशीकरण द्वारा नागरिकता देने में क्या कर दिया गया था आपका,
संशोधन कर दिया गया था। अब उसने क्या किया इसमें, तो याद रखना, पहले ये अवधि थी कि अगर आप जो है भारत में कुल 14 वर्ष में, कुल कितने थे आपके, 14 वर्ष में से 14 वर्ष में से आपको 11 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। इसका मतलब क्या था, कुछ लोग जो 14 वर्षों में अगर 11 वर्षों तक भारत में निवास कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। देखा जाएगा कि आप भारत में कोई दंगे फसाद तो नहीं कर रहे हैं, आपको किसी के साथ वैसा संबंध तो नहीं है कि आप लोग नहीं अंडरवर्ल्ड के डॉनों से जुड़े हुए हो आप, है ना। तो ऐसी चीजें रहती थी। लेकिन सीए में क्या परिवर्तन किया गया, तो इसके स्थान पर छूट दी गई, है ना। इसमें क्या क्या की गई थी आपकी, तो सीएए 2019 इसलिए आया था कि इसमें क्या की गई, आपकी छूट दी गई, छूट दी गई। और सबको छूट नहीं दी गई है, केवल कितने लोगों को दी गई है, 3 देशों के लोगों को, 3 देशों के लोगों को। अब 3 देशों के लोगों को मतलब कौन कौन से थे, तो अभियाल आपको बताया था कौन कौन से थे आपके, तो आप बताएंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और एक और था आपका कौन सा, तो आप बताएंगे बांग्लादेश। तीसरा कौन सा है आपका, तो वो है आपका बांग्लादेश। इन 3 देशों के लोगों को क्या दी गई थी, आपकी छूट दी गई थी इसमें। और वो भी कौन थे आपके, तो वो भी आपके थे 6 धर्म के व्यक्ति। कितने धर्म के व्यक्ति थे आपके, 6 धर्म के व्यक्ति थे आपके। कौन कौन से थे आपके, तो आप उनमें लिख लीजिए, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, हिंदू, ठीक है ना। बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी हो गए आपके, हिंदू आ गए हैं, ठीक है ना। और एक और थे आपके, कौन थे, तो वो आप बताएंगे सिख। इनको इसमें छूट दी गई थी। और छूट देकर कितना कर दिया गया था, तो आप याद रखना, उनका जो समय कर दिया गया था केवल 5 वर्ष निवास का कर दिया गया। ये जो 11 वर्ष का था, इसमें संशोधन होकर क्या कर दिया गया था, तो याद रखना, छूट देकर कर दिया गया था केवल 5 वर्ष। केवल कितना कर दिया गया था, 5 वर्ष की। अगर कोई व्यक्ति अब 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, 5 वर्ष की डेट भी याद रखना, कब, 31 दिसंबर 2014। कब, 31, कब की बात चल रही है आपकी, 31 दिसंबर 2014 से अगर जो भारत में निवास कर रहा है, ठीक है ना, उसके बाद जो भारत आया है, तो आप उसके पहले जो भारत आ गया है, तो याद रखना उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, उसे भारत से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन ये प्रावधान कितने लोगों को था, तो आप बताएंगे 3 देशों के लोग। और वो भी कौन थे आपके, वो उनमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया था, गैर मुस्लिम धर्म के लोग। और वो भी कितने धर्मों को शामिल किया गया है, ये पर पूछा जाता है, तो आप बताएंगे 6 धर्म के लोग थे। कितने धर्म के लोग थे, तो आप बताएंगे 6 धर्म के आपके लोग थे। अब याद रखिए, और इसी में क्या आया आपका, तो ओसीआई कार्ड, यहीं पर लिखना आप, सीएए 2019 में ओसीआई कार्ड, ओसीआई कार्ड में भी संशोधन किया। क्या किया गया था आपका, ओसीआई कार्ड में क्या किया गया था आपका, संशोधन किया गया था। अब क्या संशोधन किया गया था, तो याद रखना, सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित कोई भी कानून के उल्लंघन पर कार्ड निरस्त किया जाता है। यानी उन्होंने क्या कहा कि ओसीआई कार्ड में क्या परिवर्तन किया, अगर कोई भी इसका या इसके प्रावधान का उल्लंघन करता है तो
उसे, तो याद रखना, तो उसे, तो उसका, ऐसे लिखो, तो उसका ओसीआई कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। तो उसका ओसीआई कार्ड कैसा हो जाएगा, आपका निरस्त कर दिया जाएगा। और याद रखना, लेकिन ये ओसीआई कार्ड धारक को सुनवाई का मौका जरूर दिया जाएगा। और क्या परिवर्तन हुआ कि ओसीआई कार्ड को, ओसीआई कार्ड धारक को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। जी आपको याद रखना, ऐसा उसमें संशोधन किया गया। पहले सुनवाई का मौका नहीं था, डायरेक्ट कार्ड ही निरस्त किया जाता था। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा कि ओसीआई कार्ड धारकों को जो है आपका सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। किसके बारे में? ओसीआई कार्ड धारकों के बारे में याद रखना है। ओसीआई का आपसे पूछ सकते हैं, ओसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, तो याद रखना, समुद्र पारी भारतीय नागरिक। ओसीआई कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, तो आप लिख लेना, समुद्र पारी, समुद्र पारी भारतीय नागरिक, ऐसे लिख लेना आप, समुद्र पारी भारतीय नागरिक जो थे उनको ओसीआई कार्ड का ये फुल फॉर्म आपका पूछा जाता है ना, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इस नाम से इसको जाना जाता है। इसमें आपके परिवर्तन किए गए, है ना। अगर कोई भी गलती करता है तो कार्ड निरस्त उनका कर दिया जाएगा। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है, एक और आता है एनआरसी। क्या आता है आपका, तो आप लिखना इधर ही नाम, एनआरसी। एनआरसी क्या है, तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। ये क्या है आपका, तो याद रखना, इसमें लिख दीजिए क्या होता है आपका एनआरसी। क्या है आपका, तो इसको बोलते हैं क्या, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है ना। ये जो है भारतीय नागरिकों को इसमें शामिल किया जाता है। अवैध विदेशियों के खिलाफ असम में आंदोलन हुआ था। कब बनाया गया था आपका, तो असम में जो था आपका आंदोलन किया गया था वहां के छात्रों के द्वारा। तो भारत सरकार और उनके बीच में एक जो था आपका संगठनों ने मिलकर 15 अगस्त 1985 को जो है समझौता हुआ दोनों के बीच में, जिसके तहत असम को, इसको जो है, असम को जो है आपका एक विशेष राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। अगर भारत में कुछ भी परिवर्तन होता है तो जरूरी नहीं है कि आपका असम में भी परिवर्तन हो। तो ये आपको याद रखना है। इसमें प्रावधान किया गया था, याद रखिए, कि भारत का वह पहला एकमात्र राज्य कौन सा है जहां 1951 के बाद एनआरसी सूची का अद्यतन किया गया था। तो याद रखना, एनआरसी सूची का अद्यतन, यानी भारत का एकमात्र राज्य, भारत का एकमात्र राज्य जहां एनआरसी, कौन सी सूची है आपकी, तो आप बताएंगे कौन सी सूची है आपकी, तो आप लिख लीजिए, कौन सी है आपकी, एनआरसी सूची का अद्यतन किया गया। अब एनआरसी सूची का अद्यतन किया गया मतलब इसको जो है, तो उसका नाम है असम। कौन सा है आपका, असम। इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था।
कैसा दिया गया था आपका, तो याद रखना ऐसा एकमात्र कौन सा राज्य जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था एनआरसी में, तो आप बताएंगे असम को दिया गया था। किसको दिया गया था आपका, असम को जो दिया गया था। अब इसी में याद रखिए, तो हमने एनआरसी के बारे में देख लिया ना, भारतीय नागरिक रजिस्टर सबको शामिल किया गया, लेकिन असम जो है इसमें अलग था आपका। अब यही एक और आपको चीज याद रखनी है कि आपको याद रखना है वो जो आपका क्या नाम है सीएए की आपत्तियां कौन थी, या फिर आपसे अपवाद पूछ सकते हैं, तो आप लिख लीजिए, यहीं लिखना सीएए 2019 के अपवाद क्या थे, कि अपवाद। तो आपको इसके अपवाद भी याद रखना है कि अपवाद क्या क्या थे। तो अपवाद इसका सबसे पहला था कि छठवीं अनुसूची में वर्णित राज्यों में ये लागू नहीं होगा। क्या था आपका, जो 6 यानी छठवीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों में लागू नहीं। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं आपके, तो आपको पता 4 थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और एक और कौन सा आता है आपका, तो आप बताएंगे मिजोरम। यहाँ पर जो है ये आपका लागू नहीं होगा। और कहाँ पर लागू नहीं होगा, बंगाल पूर्वी सीमांत विनिमय, यानी आपको याद रखना इनर लाइन क्षेत्रों में। और कहाँ पर लागू नहीं होगा आपका, तो दूसरा इन्होंने बताया था इनर लाइन। अब इनर लाइन क्षेत्र कौन कौन से कहलाते हैं, तो याद रखिए कौन से क्षेत्र की बात चल रही है आपकी, इनर लाइन क्षेत्र। जो आपके इनर लाइन के अंतर्गत आते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय के क्षेत्रों तथा मणिपुर में भी लागू नहीं होगा आपका। तो याद रखना इनर क्षेत्रों में भी क्या नहीं होगा आपका, लागू नहीं होगा। इनर क्षेत्र में कौन कौन से थे आपके, तो आप लिख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, कौन सा हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया आपका, त्रिपुरा, मेघालय, और एक और था आपका जिसका नाम था मणिपुर में लागू नहीं। ये आपको याद रखना, जिसको इनर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इनर लाइन मतलब बोले तो बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम, इसको हम क्या बोलेंगे, बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 8073। कौन सा था आपका, 8073 में जो वर्णित राज्य थे आपके, उधर जो है आपका सीएए 2019 लागू नहीं होगा। ये थे उसके क्या अपवाद थे। इतने क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में जो है आपके जो विदेशी व्यक्ति हैं जिनको आपको इसमें छूट दी गई है, कहीं भी आकर वो रह सकते हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई, लेकिन यहाँ पर जो है उनको छूट नहीं दी गई थी। अब और क्या हुआ, इधर ही याद रखना आपको, सीएए 2019 में क्या आपत्तियां थी, आपत्तियां या जिसका विरोध क्यों हो रहा था, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका विरोध क्यों हो रहा था, तो विरोध का कारण था भैया, तो उन्होंने क्या कहा कि आपका जो संविधान है वो कहता समानता, यानी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ। पहला विरोध तो क्या कारण बन रहे थे कि अनुच्छेद 14 में दिया गया है समानता या समता का अधिकार, समता के अधिकार का हनन। उन्होंने क्या कहा कि भैया जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि एक तरफ तो जो है हमारा संविधान कहता है कि सबके लिए समानता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और इधर आप कह रहे केवल 3 देश है, उनमें भी केवल आपने गैर मुस्लिम को चुन लिया, मुसलमानों को नहीं लिया। ऐसे तो क्या हो रहा है, आप विरोध कर रहे हैं।
मतलब आप ऐसे भारतीय संविधान के अधिकारों को क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरा, और क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद जो है 15 में क्या वर्णित है, तो अनुच्छेद 15 में उन्होंने क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 15 हमारा हमसे क्या कहता है कि धर्म के साथ भेदभाव नहीं, कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, यानी धर्म के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। उसमें जबकि कहा गया था कि भारत का जो सरकार है या भारतीय कानून है वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है, धर्म के आधार पर ही भेदभाव हो रहा है। और क्या हुआ, तो ये जो है धर्म निरपेक्षता के खिलाफ था, यह धर्म निरपेक्षता के कैसा है, खिलाफ है। याद रखना, वैसे कहता है भारत जो है हमारा सर्वधर्म अवलंबी है, किसी पे धर्म के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन धर्म के आधार पर तो क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है ना। और याद रखना, असम समझौता 1985 का उल्लंघन है। इसमें कहा गया है क्या कि असम समझौता 1985 का क्या किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है। और क्या कारण थे, तो याद रखना, नागरिकता पाने के नियम कैसे किए जा रहे हैं, कमजोर किए जा रहे हैं। तो इसी में प्रावधान, और क्या विरोध चल रहा था कि नागरिकता पाने के नियमों नागरिकता पाने के नियमों को कमजोर बनाया जा रहा है। ऐसे फिर उन्होंने कहा कि अगर मान लो भारत सरकार इतने कम नियम कर देगी तो कोई भी जो आतंकवादी 2 से 3 साल भारत में 5 साल रह गए भारत के नागरिक बन जाएंगे, ऐसे तो भारत की जनसंख्या बहुत सारी बढ़ जाएगी और दंगे फसाद भारत में होने लगेंगे। और क्या था आपका, तो वो कह रहे थे धार्मिक उत्पीड़न शब्द का प्रयोग नहीं है तो क्यों आधार मनाया जा रहा है, तो याद रखना यही शब्द प्रयोग किया गया था, क्या, धार्मिक उत्पीड़न शब्द। धार्मिक उत्पीड़न नहीं है तो क्या है, तो ऐसे सब जो है आपको प्रावधान याद रखना। देखिए कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ अच्छाई इसलिए थी कि उन लोगों का विरोध हो रहा था, वो भारत में पहले से संबंधित था भारत से, है ना, उनको भारत में लाया जा रहा था, अच्छी बात थी भारत में ले आए, लेकिन ऐसे ही कुछ लोगों ने क्या कर दिया था, विरोध करना चालू कर दिया था। तो विरोध करने के बाद जो है अब ऐसे उसमें आपत्तियां आई आपकी, है ना, लेकिन आपको पता है लागू तो आपका हो ही चुका है। अब आपको एक चीज और याद रखना है, क्या याद रखना है, अरे पूछो तो सही, क्या याद रखना है, तो आप बताएंगे कि अगर पूछा जाए कि नागरिकता से संबंधित कानून, लिख लीजिए आप, यही हमें लिखना है क्या, नागरिकता से संबंधित, क्या लिखना अपने, कि अगर पूछा जाए नागरिकता से संबंधित शर्तें लागू करने का अधिकार, नागरिकता से संबंधित शर्तें लागू करने का अधिकार किसके पास है, तो आप बताएंगे किसके पास है, तो आपको आंसर लिख लेना है भैया, संसद के पास। किसके पास है आपका, तो आप बताएंगे आपके पास जो है संसद के पास ये अधिकार है। अब अगर पूछा जाए कि असम में लगाए गए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का उद्यतीकरण की प्रगति की निगरानी कौन करता है, तो यही लिख लेना आप, असम में, ऐसे लिख लीजिए आप, क्या लिखना अपने, असम में लगातार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जिसको हमने क्या नाम दिया है, एनआरसी नाम दिया था, है ना,
नागरिक रजिस्टर की अद्यतनीकरण, मतलब जो उसमें परिवर्तन आ रहे हैं की प्रगति पर निगरानी कौन रखता है। तो याद रखना, इस पर जो निगरानी रख रहा है वो कौन रखता है, आपका उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ही निगरानी रख रहा है। कौन रखता है, आपका उच्चतम न्यायालय। ये आपको याद रखना है। अब इसमें अगर पूछा जाए अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता के प्रावधान असम में लागू नहीं होंगे, क्योंकि अनुच्छेद 6A के तहत उसको जो है विशेष राज्य का आपका दर्जा दिया गया था। ऐसे करके मेरे प्यारे साथियों जो है आपकी ये नागरिकता का टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बस आपको इतना सा करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास को शेयर कर देना है, जिसके साथ सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। इसके साथ जो है अब हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। और यहाँ तक जो है हमने संविधान का भाग 2 पढ़ लिया है। कौन सा पढ़ लिया है, भाग 2 पढ़ लिया है, जिसमें जो आपके अनुच्छेद थे, क्या थे आपके अनुच्छेद, जो है हमने 5 से लेकर 11 तक पढ़ दिए हैं। कहाँ से पढ़ दिए हैं, 5 से लेकर 11 तक पढ़ दिए हैं। अब अगले में जो हम पढ़ेंगे 12 से लेकर 35 तक, जिसमें आप नाम सुना है, क्या पढ़ेंगे अब अपन, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे जो है आपकी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।